हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12 मार्च 2024 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में कौन सी खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान होगी? दोस्तों, आपका सही आंसर छत्तीसगढ़ की गिवरा खदान होगा। व्याख्या: छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गिवरा खान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान बनने जा रही है। इस खान की उत्पादन क्षमता को वर्तमान 5.25 करोड़ टन से बढ़ाकर 7 करोड़ टन सालाना करने के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी गई है। गिवरा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की विशाल परियोजनाओं में से एक है। यह पिछले वर्ष देश की सबसे बड़ी कोयला खान बन गई, जिसका वार्षिक उत्पादन वित्त वर्ष 2022 व 2023 के लिए 5.25 करोड़ टन तक पहुंच गया है। इस खदान की स्ट्राइक लेंथ करीब 10 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 4 किलोमीटर है। इस खदान को सरफेस माइनर रिपर माइनिंग के रूप में पर्यावरण के अनुकूल ब्लास्ट मुक्त माइनिंग प्रौद्योगिकी से लैस किया गया है। इसमें त्वरित और पर्यावरण के अनुकूल कोयला निकासी के लिए कन्वेयर बेल्ट, साइलो और रैपिड लोडिंग प्रणाली से लैस फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी भी है। 40 वर्षों से भी अधिक समय से यह कोयला खान देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दे रही है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर तामस सुल्योक को होगा। व्याख्या: हंगरी की संसद ने नए राष्ट्रपति का चुनाव किया, जिसमें तामस सुल्योक को हंगरी का नया राष्ट्रपति घोषित किया गया। देश के पूर्व राष्ट्रपति ने एक बाल यौन शोषण मामले में एक आरोपी को दी गई माफी पर उठे विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया था। सांसदों ने गुप्त मतदान में तामस सुल्योक 67 के नाम पर मुहर लगाई। पेशे से वकील सुल्योक हंगरी की संविधान अदालत के प्रमुख रहे हैं। सुल्योक को राष्ट्रपति निर्वाचित करने के पक्ष में 134 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 5 सांसदों ने मतदान किया। अनेक विपक्षी दलों ने मतदान में भाग नहीं लिया और संसद में मत विभाजन के माध्यम से निर्वाचन के बजाय प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव कराने की मांग की। दरअसल हंगरी की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने 10 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने यह फैसला साल 2023 में चाइल्ड एब्यूज के दोषी को माफ करने के बाद लोगों के विरोध पर अपनी गलती को मानते हुए लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से माफी भी मांगी। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसने अपने पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस का स्वागत किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर केरल ने होगा। व्याख्या: केरल देश का वो पहला राज्य बन गया है जिसमें बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी एआई बेस्ड टीचर की होगी। तिरुवनंतपुरम के केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल में साड़ी पहने एआई सक्षम ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम आइरिस है, जो एक फीमेल रोबोट है। इसकी आवाज महिला की तरह है और इसमें एक असल टीचर की कई विशेषताएं हैं। इस एआई रोबोट को पेश करने वाली कंपनी मेकर लैब्स एजुटेक के अनुसार आइरिस न केवल केरल में बल्कि देश में पहली जेनरेटिव एआई स्कूल शिक्षक है। आइरिस 3 भाषाएं बोल सकती है और छात्रों के जटिल सवालों का जवाब भी दे सकती है। मेकर लैब्स के अनुसार आइरिस का नॉलेज बेस अन्य ऑटोमेटिक टीचिंग गैजेट की तुलना में काफी व्यापक है, क्योंकि इसे चैटजीपीटी जैसी प्रोग्रामिंग से बनाया गया है। इस जेनरेटिव एआई स्कूल टीचर को पिछले महीने ही स्कूल में शामिल किया गया था और यह छात्रों के बीच तुरंत लोकप्रिय हो गई। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसने आगरा मेट्रो का शुभारंभ किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर पीएम मोदी ने होगा। व्याख्या: प्रधानमंत्री ने कोलकाता से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर आगरा मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने मेट्रो में बच्चों के साथ ताजमहल स्टेशन से पूर्वी गेट स्टेशन तक यात्रा की। अभी मेट्रो ताजमहल पूर्वी गेट से चलकर 6 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंतिम स्टेशन मनः कामेश्वर मंदिर तक चलेगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यूपीएमआरसी 8,262.85 करोड़ की धनराशि से ताजनगरी में 29.4 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर का मेट्रो नेटवर्क बना रही है, जिसमें 27 स्टेशन होंगे। पहला कॉरिडोर ताज पूर्वी गेट से सिकंदरा के बीच 14 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 6 एलिवेटेड और 7 भूमिगत स्टेशन होंगे।
इसके साथ ही दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार के बीच 16 किलोमीटर लंबा बनेगा, जिसमें 14 एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे। 18 अगस्त 2021 को मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला पीए कैंप रखा। 11 महीनों में एक भूमिगत टनल सहित 3 किलोमीटर भूमिगत स्ट्रेच का निर्माण कार्य किया है। वहीं प्रायोरिटी कॉरिडोर के एलिवेटेड को 29 और भूमिगत को 23 महीनों में तैयार किया है। यह देश भर में सबसे तेज निर्मित भूमिगत मेट्रो परियोजना है। मेट्रो रेल परियोजना के 29.4 किलोमीटर लंबे दोनों कॉरिडोर रेलवे स्टेशन, बस डिपो, कॉलेज, बाजार, पर्यटन स्थल इत्यादि को जोड़ने में कारगर होंगे। लेकिन अभी 6 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर में मेट्रो सेवा शुरू होते ही आगरा राज्य का 6वां शहर बन जाएगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किसने किसानों को उचित मूल्य और आसान भंडारण के लिए ई किसान उपज निधि लॉन्च की है? दोस्तों, आपका सही आंसर पीयूष गोयल ने होगा। व्याख्या: खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म ई किसान उपज निधि लॉन्च किया। इसकी मदद से किसान पंजीकृत गोदामों में रखी अपनी उपज के बदले लोन ले सकेंगे। इस गेटवे के लॉन्च के साथ किसानों को बिना किसी गारंटी के 7% ब्याज दर पर आसानी से ऋण मिलेगा। उन्होंने कहा कि वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जल्द ही गोदाम मालिक की ओर से जमा कराई जाने वाली सुरक्षा राशि को मौजूदा स्टॉक के मूल्य के 3% से घटाकर 1% कर देगी। लोन लेने के बाद भी किसान गोदामों में रखी अपनी उपज को सही समय पर बेच सकेंगे। किसानों को अपनी फसल संकट में बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। डिजिटल गेटवे पर शामिल बैंक किसानों को ब्याज दर और ऋण राशि का विकल्प देंगे। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसने NITI फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव होगा। व्याख्या: केंद्रीय संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च से पहले अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति कक्ष भी लॉन्च किया। इसे नीति और सुशासन के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। वैष्णव ने नीति निर्माण के प्रति सरकार के दृष्टिकोण के 4 स्तंभों को रेखांकित किया, अर्थात भौतिक, सामाजिक और डिजिटल बुनियादी ढांचा, समावेशी विकास, विनिर्माण को बढ़ावा देना और सरलीकरण। वैष्णव ने सरलीकरण की प्रक्रिया में नीति आयोग की भूमिका को भी रेखांकित किया। नीति के पास एक थिंक टैंक की तरह 2000 अच्छे वकीलों को शामिल करने और उनमें से प्रत्येक को एक कानून देने की सुविधा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसे कैसे सरल बनाया जा सकता है। अगस्त 2023 में संसद ने जनविश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया, जिसने 19 मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया। राज्यों के लिए NITI मंच 7400 से अधिक सर्वोत्तम प्रथाओं, 5000 नीति दस्तावेजों, 900 डेटा सेट और 1400 डेटा प्रोफाइल का एक बहुक्षेत्रीय लाइव भंडार है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? दोस्तों, आपका सही आंसर 4% की होगा। व्याख्या: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते DA और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत DR में 4% का बड़ा इजाफा किया है। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों का भत्ता 46 से बढ़कर 50% हो गया है। DA में बढ़ोतरी के साथ परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता समेत अन्य भत्ते में 25% की बढ़ोतरी की गई है। मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 27%, 19% और 9% से बढ़ाकर क्रमशः 30%, 20% और 10% कर दिया गया है। ग्रेच्युटी के तहत लाभ में मौजूदा 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए की बढ़ोतरी के साथ 25% की बढ़ोतरी की गई है। DA और DR में वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। इस फैसले से केंद्र सरकार के 49.18 लाख कर्मचारियों के अलावा 67.95 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होने की संभावना है।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त प्रभाव 12,869 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में भारत में जन औषधि दिवस 2024 कब मनाया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर 7 मार्च को होगा। व्याख्या: 7 मार्च को पूरे भारत में जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करना है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को घोषित एक खास योजना है। ये दिन पहली बार साल 2019 में मनाया गया था। जेनेरिक दवाएं बिना ब्रांड वाली दवाएं होती हैं। ये ब्रांडेड दवाओं की तरह ही बिल्कुल सुरक्षित और फायदेमंद होती हैं। अगर देख जाए तो मेडिटेशन के लिए ब्रांडेड दवाओं की तुलना में जेनेरिक दवाएं काफी सस्ती होती हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आम नागरिकों में जागरूकता पैदा करना तथा जेनेरिक दवाओं के प्रति लोगों में विश्वास पैदा करना ही जन औषधि दिवस तथा सप्ताह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही यह आयोजन हर व्यक्ति तक दवा उपलब्ध कराने के भारत सरकार के प्रयास तथा इस दिशा में उनकी उपलब्धियां को मनाने का भी दिन है। इस अवसर पर पीएमबीजे तथा फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) द्वारा शैक्षणिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों में सेमिनार, कार्यक्रम, हेरिटेज वॉक, स्वास्थ्य शिविर और कई अन्य गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में कौन भारत में फॉर्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? आपके ऑप्शन है: ए भारत पेट्रोलियम, बी इंडियन ऑयल, सी रिलायंस पेट्रोलियम, डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा कि हाल ही में सेवा क्षेत्र का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई फरवरी में घटकर कितना हो गया है? आपके ऑप्शन है: ए 58.5, बी 81.9, सी 61.5, डी 60.6। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 60.6 होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।